और वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड में अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले इरफान अंसारी एक बार फिर से चर्चों के कारण सुर्खियों में आ गए। विधायक इरफान अंसारी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूर्ण रूप से पतन हो जाने का दावा किया। बीजेपी के पतन की शुरुआत उन्होंने पश्चिम बंगाल से हो जाने से कही है और अपनी बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी पर विशेष रूप से टिप्पणी की और साथ ही अगले चुनाव के लिए राहुल गांधी को योग्य उम्मीदवार बताया है। 2024 में तख्ता पलट होगा। भाजपा समाप्त हो गई है और बंगाल से ही इसकी शुरुआत हो गई और ये थमने वाला नहीं है। देखिएगा, ये केंद्र तक जाएगा और 2024 में तख्ता पलट होगा, ये इरफान अंसारी कह रहा है। आपने देखा होगा, घमंड, ओवर रिएक्ट जनता बर्दाश्त नहीं करती है। जनता को लगा था कि इन्हें चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है। जनता ने सेंटिमेंट के साथ वोट दिया, चलो भाई चाय वाला का कम से कम उत्थान होगा। यहाँ चाय वाला का उत्थान क्या है, यहाँ तो लगता है कि बड़ा बड़ा कंपनी का उत्थान हो रहा है, अदानी का उत्थान हो रहा है। अंबानी कुछ नहीं था, अडानी कुछ नहीं था, आज देश का सबसे सुपर पावर बन गया वो लोग। तो देश चाहता था कि जनता सुपर पावर बने, ना कि बड़ी बड़ी पूंजीपति और सुपर पावर बने। इसके लिए मोदी जी को वोट नहीं दिया था। दाढ़ी बढ़ाने से दाढ़ी और बढ़ा लीजिए ना। अभी तो आप बंगाल गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर आप कह रहे थे अपने आप, और बढ़ा लीजिए दाढ़ी। सरकार में नहीं आएगा, सरकार में अब वही आएगा जो राहुल गांधी के जैसे साफ सुथरा लड़का, ईमानदार लड़का, जनता की सेवा करने वाला लड़का। तो चलिए सीधे जुड़ेंगे मेहमानों से। सरोज सिंह बीजेपी से, राकेश सिन्हा कांग्रेस के प्रवक्ता आज के दिन लाइव डिबेट शो में बैठे हैं। सरोज जी, राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, आज के दिन पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरह से विधायक इरफान अंसारी का यह बयान कि 2024 में बीजेपी वो कमाल नहीं कर पाएगी जो अभी तक करते चले आई है, सर किस नजरिए से देख रहे हैं इरफान अंसारी और कांग्रेस का क्या नजरिया है इसको देखने का? नहीं, देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस या इरफान अंसारी या राकेश सिन्हा का देखने का नजरिया नहीं है, बल्कि ये देश की जनता अब इस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी को देख रही है। आप देखें कि कैसे 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, तो इनका नारा था अब अच्छे दिन का नारा। 2020 में 2019 में जब ये चुनाव लड़े तो इन्होंने नारा दिया 2020 में आत्मनिर्भर भारत। और स्थिति क्या हुई इस आत्मनिर्भर भारत की? अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई, महंगाई अपने चरम सीमा पे, किसान अपनी मांगों को लेकर के, देश के अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे, सिर्फ सड़कों पे ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आत्महत्या करने को विवश। आप देखें कि कैसे कोरोना काल का अप्रबंधन नीति जो है वो इस देश में लाखों प्रवासी मजदूरों को किस प्रकार झंझावात में डाला, किस प्रकार वो अपने से बिछड़ने का गम उन लोगों को मिला इस कोरोना के संक्रमण के दौरान। तो स्वाभाविक तौर पे देश की जनता सब समझती है। और देश की, देखिए, आप एक चीज गौर करें सागर जी, कि अभी तक 2014 के बाद से अभी तक इस देश में जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कामों पर कभी वोट नहीं मांगा इन चुनावों के दरमियान। ये क्या मांगा इन्होंने? तो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, तो कांग्रेस ने ये किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये किया। तो ये तो सवाल तो है कि जो सवाल सरकार से अगर कोई पूछता है तो वो देशद्रोही कहलाता है, और जो भाजपा का सपोर्ट नहीं करता वो पाकिस्तानी कहलाता है। तो देश की जनता इतनी नासमझ थोड़ी है। अब देश की जनता तो समझ रही है ना कि इन 7 सालों के दरमियान आपने क्या किया, तो अब उसका लेखा जोखा तो देश की जनता करने लगी है। और उसी का परिणाम है कि आप देखें कि किस कदर जहां भी अब उपचुनाव हुए
या बंगाल का जो चुनाव हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे आसाम में आप देखें कि भाजपा जीती जरूर है, लेकिन वहां उसकी स्थिति क्या हो गई, वो मतलब एक हारते हारते आसाम में भाजपा जीती। तो आप देखें कि अब भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का जो जादू इन लोग कहते थे, वो जादू पूरी तरह खत्म हो गया। तो देश की जनता अब सब समझती है और देश की जनता बिल्कुल 2024 में इन लोगों को नकारने का काम करेगी। ठीक है सरोज जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मध्य प्रदेश के हालात, यूपी के हालात, जो बीजेपी के अंदर खाने से केंद्रीय नेतृत्व तक जो बातें पहुंच रही हैं, वो राख के नीचे चिंगारी का काम कर रही हैं, और इन्हीं सब हालातों को देखते हुए विपक्ष को एक मौका मिल रहा है और ये कह रहा है कि 2024 में अब कुछ नहीं होने वाला? इतना लंबा भाषण राकेश जी का था और जितना आरोप और जितना इन्होंने सुना दिया, तो उसका जवाब देने के लिए हमको उसका आधा समय तो चाहिए ही। अब इरफान अंसारी तो क्या नाम है, उनके जैसा भविष्य वक्ता तो कोई है नहीं। अब राकेश जी कह रहे थे कि भाई इरफान अंसारी नहीं है, पूरा सब लोग का मिजाज है, सब लोग, जनता भी यही चाह रही है। अभी शुरू किए बंगाल से, दोनों लोग शुरू किए बंगाल से। अब बंगाल से इन लोग की हालत ये है कि 40 से ये लोग शून्य पर आ गए, शून्य लड्डू इन लोग को मिला वहां पे, शून्य और शून्य वाला, और हम 3 सीट से 77 सीट पे चले गए। अब ये कौन इन लोग का गणित है? देखिए अभी हम बोलना शुरू भी नहीं किए कि अंगुली उठा दिए। अरे 5 मिनट के बाद आप ही बोलिएगा, और तो कोई वक्ता है नहीं, हम ही लोग दोनों हैं, तो हम बोलेंगे तो उसके बाद आप ही ना बोलिए राकेश जी। तो जरा धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए ना। अब 5-6 लोग जवाब तो देना होगा ना, आपने जो लड्डू शब्द कहा उसका तो जवाब देना होगा। अब जरा धैर्य रखिए। उसके बाद क्या है कि 40 से शून्य पर आ गए और हम 377 पे चले गए, तो हमको जनता नकार दिया। हम वहां कुछ नहीं थे, 3 सीट थे, तो हम 77 में जाके वहां पोजीशन में बैठ गए, 77 सीट लाके, और ये 40 वाले शून्य हो गए। कि हमको भविष्य बता रहे हैं कि आपका सफाया हो जाएगा 24 में। आप देखिए ये चले गए कहां कहां, मोदी जी का 14 से लेकर 19 तक 7 सालों में जुमला रहा, ये रहा। तो भाई 7 साल आप लोग जब बोलते हैं तो आप कहां बोल रहे हैं? 14 से लेकर 19 में चुनाव हुआ ना, तो 5 साल लोग पैदल चले कि रोड पे चले, कि क्या दिक्कत हुआ, कि क्या जुमला पढ़ा गया, कि क्या मांगा गया, कि क्या काम नहीं की सरकार। तो 2019 में जनता ने 302 सीटों से जिताया। लोकतंत्र में बहुमत तो मानिएगा ना। तो जब 5 साल के आप लोग चिल्लाते रहे और 5 साल के बाद जनता ने 282 के बाद 302 सीट दे दिया, यानी लोकतंत्र में आप इसको विश्वास करिएगा ना कि अच्छा काम किए तब जनता ने दिया, आपके खिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। अब रह गया 2 साल का बाद, तो अब 2 साल से आप लोग शुरू किए किसान आंदोलन में है, किसान के लिए अहित में काम हो गया। अरे भाई किसान के अहित में काम हो गया तो आप लोग अगर मान लीजिए अहित में ही काम हुआ तो खुश हो जाइए ना, इसलिए खुश हो जाइए कि हम गलत काम किए, अगले बार आपको लोग दे देगा। तो चिल्ला क्यों रहे हैं? आंदोलन आप कहिए कि भाई हम आएंगे इसको ठीक कर देंगे। लोकतंत्र में क्या लाठी से ठीक करवाइएगा? कहिए कि भाई हमारी सरकार जब बनेगी हम इसको सुधार देंगे, बात खत्म हो गया। इसी का जन जागरण करिए। तो खूटा गाड़ के बैठे हुए हैं 50,000 लोग कि 130 करोड़ के देश में कि नहीं बदलना ही होगा कानून, हम बात भी नहीं करेंगे। ये सब न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग हैं जो बैठे हुए लोग वहां। अब तो रहे मोदी जी की बात, कि अब दूसरी बात बता दिए, ये लोग इनकी झारखंड में सरकार है, इरफान अंसारी जी बयान दे रहे हैं। एक सरकार, मैं इनको आपको चैनल में इनको बोल रहा हूं राकेश जी सामने, एक योजना सरकार का बता दे, झारखंड सरकार का, कि जो झारखंड सरकार जनता के हित में चलाई हुई है, एक योजना का नाम ये 17 महीने में बता दे कि ये योजना झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए चलाई है। इन्होंने किसानों को जो 5,000 रुपया एकड़ पर मिल रहा था, 5 एकड़ पर 25,000, उसको बंद कर दिया। ये 1 रुपया वाला रजिस्ट्री बंद कर दिए। मतलब जितनी कल्याणकारी योजना, 2 गैस सिलेंडर राज्य सरकार दे रही थी उसको बंद कर दिए। केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं कल्याणकारी योजना, चाहे खाद्यान्न योजना हो या आयुष्मान योजना हो या सिलेंडर देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, चाहे किसानों के खाते में पैसे डालने के, मैं सैकड़ों योजना गिनवा दूंगा। ये एक योजना झारखंड सरकार का गिना दे, 17 महीने हो गए। ये लोग कह करके आए हैं सरकार में कि हम आएंगे तो 2 लाख ऋण माफ करेंगे, 7,000 ग्रेजुएट को पेंशन देंगे, ये भत्ता देंगे, ये करेंगे, 3-3 रूम का मकान देंगे। क्या क्या वादा इन्होंने किया था?
कि ये अनुबंधितों को जो है सो परमानेंट करेंगे। अब लाठी से मार के खदेड़ रहे हैं, कहने का मतलब कि, और ये लोग कह रहे हैं कि हम 24 में आ जाएंगे। अरे पहले एक योजना हमको झारखंड सरकार का बता दीजिए जो गरीबों के कल्याण के लिए हुआ है। राकेश जी से पूछ लीजिए। बोलिए राकेश जी, जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात सरोज जी ने अभी कह रहे थे। देखिए सरोज जी जब बोल रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि ये कोई प्रेमी प्रेमिका का डायलॉग है कि डार्लिंग हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला देंगे, सितारे तोड़ के ला देंगे। आप ये बताइए ना, मुद्दा अभी ये है, जिस मुद्दे पे डिबेट हो रहा है, मुद्दा अभी ये है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि जब आप 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, वो रोजगार कहां है। मुद्दा ये है इस देश में, मुद्दा इस देश में यह है कि 15 लाख रुपए अकाउंट में, मुद्दा यह है इस देश में, मुद्दा इस देश का यह है कि जीएसटी की स्थिति क्या है। मुद्दा इस देश की यह है कि नोटबंदी में लाइन में लग करके लोग मरे हैं। मुद्दा यह है इस देश में कि योग डे मना करके बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा करके आप देश के जनता का क्या भलाई किए। मुद्दा यह है। तो देखिए सबसे बड़ा सागर जी बात यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बैठो डिबेट करने, तो अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो डिबेट करेंगे, तो उनका डिबेट जो है बिल्कुल आपके प्रश्न के विपरीत होगा। अगर आप प्रश्न चीन का करोगे तो ये आपको लेकर के साउथ अफ्रीका चल जाएंगे। अगर आप प्रश्न साउथ अफ्रीका का करोगे तो ये आपको लेकर के पाकिस्तान चले जाएंगे, और अगर आप प्रश्न पाकिस्तान का करोगे तो ये आपको लेकर के नेपाल चले जाएंगे। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि यह लोकतंत्र है, और जैसा इन्होंने कहा कि बंगाल में हम लड्डू हो गए, शून्य हो गए, हमें इसको स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई गुरेज नहीं है। बंगाल में मैं हारा हूं, और मैं यह जानता हूं कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जनतंत्र की यह सबसे बड़ी खूबसूरती है। और कांग्रेस पार्टी जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर पूरी तरह निष्ठा रखती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जनतंत्र पर और देश के संविधान पर का धज्जियां नहीं उड़ाते। अगर बंगाल की जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया तो चलिए कोई बात नहीं है, हम बंगाल की जनता का जो भी निर्णय हुआ वो हम सिरोधार्य करते हैं, वो हमारे सर मस्तक पर है, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक देश है और यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन सबसे बड़ा अहम प्रश्न यह है कि अगर बंगाल में आप कह रहे हैं कि 73 सीट हमें आया, तो आप 73 सीट लेने के लिए बंगाल नहीं गए थे। 77 सीट अगर आया तो आप 77 सीट लेने के लिए बंगाल नहीं गए थे। बंगाल आप गए थे वहां सरकार बनाने के लिए। जिस प्रकार आपके नेताओं का बयान, जिस प्रकार आपने वहां बंगाल में पूरी तरह धर्म का खेल खेला, जिस प्रकार पूरी तरह बंगाल में आपने रुपयों का खेल खेला, किस प्रकार आपने बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया, आप चुनाव हारे, उसके बावजूद बंगाल में आपने जो खेला खेलना शुरू किया, मुख्य सचिव से लेकर के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के का, तो ये देश की जनता इसको भी भली भांति समझती है, जानती है। देश की जनता उतनी बेवकूफ नहीं है। देश की जनता, ठीक है 7 साल देश की जनता नासमझी में, आपके झूठ के झांसे में फंस गई, लेकिन देश की जनता अब बखूबी आपको नकारने का काम कर रही है। अब आप इसको स्वीकार कीजिए सरोज जी कि आप 2024 में फिनिश होकर के रहेंगे, और यह फिनिश कोई हम और आप करने की स्थिति में नहीं है। राकेश सिन्हा कोई भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की औकात नहीं रखता। औकात रखती है इस देश के अन्नदाता, औकात रखता है इस देश के युवा, औकात रखता है इस देश की महिलाएं। तो स्वाभाविक तौर पे महंगाई आज देखे कहाँ है, हर महिलाओं का किचन बजट, ठीक है सरोज जी, वो महिलाओं के दिल में भी आक्रोश है। तो खत्म आपको करने की बिसात जो है ये लोग बिछा दिए हैं। अब आपको फिनिश होने से कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप टीवी चैनल पे लाख डिबेट कर लें। सरोज जी सवाल पे आएंगे हम सीधे। देखिए इस समय जो सबसे बड़े कुनबे में, सबसे बड़ी पार्टी में जो बर्तनों की जो खड़खड़ाहट है, इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि 2024 में स्थितियां सामान्य आपके लिए नहीं है। ये आप भी जानते हैं सरोज जी, बेशक इसे एक्सेप्ट आप ना करें
कि 2019 वाले हालात आपके लिए 2024 में नहीं रहने वाले, इसलिए 2022 की तैयारियां कैसे चल रही हैं? कैसे सीएम योगी को दिल्ली बुलाया जा रहा है? कैसे लगातार संघ की तरफ से बैठकें की जा रही हैं? ये आप भी भली बातें जानते हैं सरोज जी। देखिए, अब किस खड़खड़ाहट और हड़बड़ाहट की बात आप करें मुझे नहीं पता है। दिल्ली में, यूपी में चुनाव है, यूपी में चुनाव होने वाला है फरवरी मार्च में अगले साल। अब बचे हुए 7-8 महीने, वहां पर मुश्किल से, वहां इतना बड़ा स्टेट है, पार्टी अपनी तैयारी करेगी, चुनाव की तैयारी। पार्टी तो संगठन जो है, संगठन तो अपना तैयारी करेगी ना। चुनाव है, राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव की तैयारी करेगी। और चुनाव की तैयारी करेगी तो प्रधानमंत्री से मिलना, गृह मंत्री से मिलना, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना। बैठक करना कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है। बैठक तो पार्टी करती ही रहती है, सब सारी पार्टी आप तैयारी में वहां लगेगी। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि इतना देर से मैं बोला और फिर राकेश जी वही बात को रिपीट करवा रहे हैं हमसे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि नोटबंदी तो जीएसटी फलना, नोटबंदी किए थे लोग मर गए तो ये। अरे भाई, नोटबंदी के बाद 19 में चुनाव हो गया ना, तो फिर 15 लाख नोटबंदी, तो जनता ने वोट दिया, यानी जनता ने संतुष्ट हो गई। जनता को 15 लाख मिल गया, नोटबंदी से उसको दिक्कत नहीं हुआ। नोटबंदी को लगा कि ये सरकार ठीक किया है, तभी तो लोगों ने वोट दिया ना। लोग ने सरकार के कदम को सराहा। हमने इनसे सवाल किया, ये 24 में आने की बात करते हैं। अरे आप बताइए कि बंगाल में कर रहे हैं हम, जो है इनका हालत देख लीजिए, और 24 में लोकसभा की बात कर रहे हैं। अरे एक बता दीजिएगा कि हमारे तो और क्या समस्या झारखंड आप बोल नहीं पा रहे। अरे दिल्ली तो छोड़ दीजिए ना, दिल्ली तो अब दूर दूर आपको भी अभी सोचिए मत वहाँ दिल्ली के लिए सोचना भी नहीं है। जिस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है किसी राज्य में, जिस 42 जिस लोकसभा का सीट हो जिस राज्य में, वहां खाता है तो लेने नहीं जीत रहा है। आप दिल्ली में हमको खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे आप विषय पर बोलिए ना, आप झारखंड पे बोलिए ना कि झारखंड में एक योजना बता दीजिए जो गरीबों के कल्याण के लिए 17 महीने में सरकार चलाई है। मैं किसी दिन सरोज जी आपको झारखंड के विषय में भी बात करूंगा, आज उनके कल्याणकारी योजनाओं पर भी बात करूंगा। मैं आपको 10 लेकिन बात यह है कि आज वीआईपी चैनल ने जिस विषय पे डिबेट रखा है उस पर तो आप डिबेट कर ले हमसे, उस पर तो डिबेट कर ले। पहली बात देखिए सागर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उत्तर प्रदेश के विषय में भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछा। डिबेट का विषय हमको बताइए ना, डिबेट का। सरोज जी एक मिनट, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। आप बोलेगा डिबेट का विषय हमको बताइए ना, बार बार बोल रहे हैं डिबेट का विषय क्या है? डिबेट का विषय तो डिबेट का जब आप इस डिबेट में हो और हमें लगता है कि आपको अगर डिबेट का विषय पता नहीं है तो मैं बताने की भी स्थिति में आपको नहीं हूं कि आज का डिबेट क्या है। देखिए सागर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से पूछा कि यूपी के विषय में, जहां तक मैंने आपकी आवाज को सुना और जहां तक मैंने आपके प्रश्न को समझा, आप बताइए ना राजस्थान के विषय में। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के किसी लोगों का मुंह नहीं खुल सकता, क्योंकि एक तरफ इनके तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। आप देखें कि किस प्रकार 4 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली गए और 48 घंटा प्रधानमंत्री दिल्ली में, गृह मंत्री दिल्ली में, प्रदेश उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में, और एक मुख्यमंत्री को
जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का मुख्यमंत्री है, जैसा अभी इन्होंने ही कहा रहा था, 48 घंटे इंतजार करना पड़ा। 48 घंटे के इंतजार के बाद जोगी जी से अमित शाह मिले और नरेंद्र मोदी जी मिले। उसके बाद इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। उसके बाद अमित शाह जी का ट्विटर हैंडल देख लो, उससे आपको क्या दिक्कत है? सरोज जी जब मैं फिर आप जब बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा। अरे सिद्धू अब मैं बोल रहा हूं तो आप उसको सुनिए। सिंह कितना दिन में मिले? दोनों लड़ रहे हैं। आप उसको सुनिए। जोगी जी के यहाँ कोई लड़ नहीं रहा, जोगी जी के यहाँ कोई चुनौती नहीं दे रहा है, लेकिन कुत्ते के तरह चुनौती तो जोगी जी को तो चुनौती, अमरिंदर सिंह और सिद्धू, बिल्कुल ठीक बात है कि जोगी जी को कोई चुनौती नहीं दे रहा। जोगी जी आपके प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। ये आप लोग को पच नहीं रहा है कि जोगी जी आपके प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। जोगी जी आपके गृह मंत्री को चुनौती दे रहे हैं।